हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। तो बेसिकली ये हमने करंट कैप्सूल दोबारा स्टार्ट किया है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद, यूपीपीसीएस 2021 का जो हुआ है। और इसमें जिस तरीके से करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे कि वो सारे प्रश्न कवर हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है स्टबल बर्निंग स्मोक से बचने के लिए एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो आपका वेस्टर्न यूपी है, सॉरी जो नॉर्थ का यूपी है और वेस्ट का यूपी है, साथ ही हरियाणा का कुछ एरिया, पंजाब, राजस्थान, इन जगह पर जो धान की फसल बोई जाती है उसे फसल काटने के बाद जो बाकी रेसिड्यू बचता है उसे खेतों में जला दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके ऊपर एक स्मॉग बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो एनसीआर की बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये हर बार की समस्या है, पिछले कई सालों से आप सुनते आ रहे होंगे। तो इसी को टैकल करने के लिए मदन बी लोकुर, ये न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के सेनानिवृत्त न्यायाधीश हैं मदन बी लोकुर। इनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय एक आयोग की नियुक्ति की गई है और ये इसी के ऊपर स्टडी करेगा कि कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, क्या क्या किसानों को सहायता दी जाए ताकि वो ये स्टबल बर्निंग करते हैं ये ना करें। बेसिकली जब ये एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जो सांस के रोगी और हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। साथ ही साथ जो एल्डरली पर्सन है यानी कि ज़्यादा एज वाले लोग हैं और बच्चे, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। इस स्मॉग के कारण होता क्या है कि आँख में, नाक में, गले में जलन होती है और भी बहुत सारी जो श्वसन संबंधी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो छोटा सा टॉपिक था मदन बी लोकुर, इनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग। ये 2 पॉइंट याद रखना कि अध्यक्ष इनके कौन है और इसमें अकेले यही सदस्य हैं, मतलब यही अध्यक्ष हैं, यही सब कुछ हैं। अगला देखते हैं, माई टाउन माई प्राइड क्यों चर्चा में है और ये क्या है। संघ शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसके उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो जम्मू कश्मीर जैसा कि पता होगा पहले ये पूर्ण राज्य था और अब ये यूटी हो गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 यूटी बनाए गए हैं। ये जो माई टाउन माई प्राइड ये कार्यक्रम है, तो बैक टू विलेज ये पहले भी जम्मू कश्मीर में ही कार्यक्रम चलाया गया था। उसी के जैसा कुछ कार्यक्रम कार्यक्रम है। जो बैक टू विलेज था वो ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करता था और ये जो शहरी क्षेत्र हैं, टाउन एरियाज़ हैं, उनके ऊपर फोकस करेगा। तो जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इसके मुख्य 3 ये बिंदु हैं। सबसे पहली बात इसमें कि जो भी कस्बे हैं उनको एक्सेसिबल बनाना, यानी कि वहाँ पर सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना। दूसरा फोकस बिंदु होगा ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, यानी कि जो लोकतंत्र है या जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तीसरा होगा दरवाजे पर सेवा प्रदान करना, यानी कि डोर स्टेप फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना। जैसे कि किसी को कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई गवर्नमेंट की कोई सर्विस चाहिए तो वो अपना बुक कर सकता है उसको, और जो ऑफिसर्स होंगे या जो भी वर्कर्स होंगे वो आएंगे और जो भी उसकी क्वेरी होगी या जो भी समस्या होगी उसका समाधान वहीं पर करेंगे। तो ये माई टाउन माई प्राइड ये जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश का कार्यक्रम है। बैक टू विलेज के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में। बैक टू विलेज कार्यक्रम ये भी जम्मू कश्मीर का ही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को निर्देशित करना और ग्रामीण जनता में उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति पैदा करना। तो बेसिकली ये जो विलेज एरियाज थे उनके ऊपर फोकस करता है ये कार्यक्रम, जिसमें जो गांव के लोग हैं उनको हर तरीके से सहायता देना, उनके विकास के लिए प्रयास करना और उनको भी कैपेबल बनाना ताकि वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके लेवल को बढ़ा सकें। तो ये मेनली 4 बिंदुओं पर फोकस करता है ये कार्यक्रम। पहला क्या है, पंचायतों को ऊर्जावान बनाना, यानी कि जो पंचायत है, ग्राम पंचायतें और उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको
जागरूक बनाना, उनको ऊर्जावान बनाना। दूसरा है सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के वितरण पर प्रतिक्रिया एकत्र करना। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो कितना अपने उद्देश्य में पूर्ण हो रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए लोगों से प्रतिक्रिया फीडबैक एकत्र करना। तीसरा था विशिष्ट आर्थिक क्षमता पर ध्यान देना। गांव में जो भी लोग होते हैं, जिनकी जो भी स्किल्स है, जैसे कोई अपने हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है, जो भी उनकी स्किल्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना और उनको और ज़्यादा पॉलिश करना। इसके अलावा गांव की ज़रूरतों का आकलन करना। उसके बाद गांव में क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं, उसके ऊपर फोकस करना और उनकी लिस्ट तैयार करना, ताकि उसी के अकॉर्डिंग उनको सहायता दी जा सके। ये बैक टू विलेज कार्यक्रम था। आगे देखते हैं मिशन शक्ति क्या है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के खिलाफ जो अभी अपराध हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए ये मिशन शक्ति नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे जो भी भत्स क्राइम है वो हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ही हो रहे हैं। बेसिकली अभी जो हाथरस केस हुआ था या और भी कई सारे जो बहुत फोकस्ड केस रहे उनकी वजह से ये लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इसमें किया क्या जाएगा कि जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनके सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए 180 दिनों के लिए एक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिलाओं के सम्मान हेतु लोगों को जागरूक करने के साथ साथ महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण का प्रयास किया जाएगा। तो बेसिकली ये कि एक 180 दिन का एक अभियान होगा जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, साथ ही साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और सशक्तिकृत किया जाएगा ताकि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सके और उनके खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं वो कम किए जा सके। साथ ही साथ इसमें राज्य में जो 1535 पुलिस स्टेशन है वहाँ पर महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक अलग से रूम होगा जिसे महिला हेल्प डेस्क कहा जाएगा और यहाँ पर महिला पुलिस कांस्टेबल मौजूद रहेंगी। साथ ही साथ जो भी शिकायतें आएंगी उनकी त्वरित रूप से कार्रवाई होगी, उन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाएगी। आगे देखते हैं भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। तो इसमें देखते हैं हाल ही में जो लॉन्सेट जर्नल के द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया गया उसमें बताया गया कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है 1990 से अगर हम कंपेयर करें तो 2019 में ये लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। 1990 में जो भारत में जीवन प्रत्याशा थी वो 59.6 वर्ष थी, जो बढ़ करके 70.8 वर्ष हो गई है 2019 में। तो ये अच्छी चीज़ है भारत के लिए। लेकिन साथ ही साथ उसी में एक और अध्ययन प्रकाशित किया गया है कि ये जो ओवरऑल जीवन प्रत्याशा ये तो बढ़ी है, लेकिन जो विभिन्न राज्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, सबसे ज़्यादा ये केरल में 77.3 वर्ष है, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो 66.9 वर्ष है। और ये हुआ क्यों है, यानी कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि क्यों हुई है? तो जैसा कि पता है कि बहुत सारी जो संक्रामक बीमारियां होती थी उसके लिए भारत सरकार ने बहुत काम किए हैं और संक्रामक बीमारियों में कमी आई है, इसलिए जो जीवन प्रत्याशा है उसमें वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा तो पता ही होगा आपको, औसत एक इंसान कितनी ज़िंदगी जीता है, कितना जीवन व्यतीत करता है, कितने वर्ष, उसी का ये औसत होता है। आगे देखते हैं INS सिंधुवीर, इम्पॉर्टेंट। ये काइलो या किलो क्लास की एक पनडुब्बी है और इसे हाल ही में म्यांमार को सौंपने की घोषणा की गई है। ये 2019 में ही किया गया था दिसंबर में, लेकिन फिर किसी वजह से नहीं सौंपी जा सकी। फाइनली ये पुष्टि कर दी गई है कि हाँ सौंप दी जाएगी अक्टूबर में ही। तो ये इसलिए चर्चा में है INS सिंधुवीर। इसको भारत ने 1988 में प्राप्त किया था रूस से, यानी कि हमारी ये बनाई हुई नहीं है, रूस से हमने इसे प्राप्त किया था इस पनडुब्बी को। उसके बाद इसे रिफर्बिश्ड करके भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो लगभग 30 साल से ज़्यादा इसने काम किया है इंडियन नेवी के लिए और ये पहली पनडुब्बी है जो म्यांमार को मिलेगी, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु भी जान लेते हैं, जैसे कि म्यांमार की राजधानी नेपीता है। पहले ये रंगून हुआ करती थी, अब नेपीता है। कभी कभी जो राजधानियाँ होती हैं वो मिलाने के लिए भी दे देते हैं, तो उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है।
सेतवे पोर्ट का निर्माण भारत कर रहा है म्यांमार में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार जो प्रोजेक्ट्स दूसरे देशों में चल रहे हैं और भारत उन्हें सहयोग कर रहा है तो वो भी पूछ लिया जाता है। म्यांमार की सीमा से लगे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो इसके लिए एक ये कोड बनाया मैंने, अरुणा मामी, मेरा नहीं बनाया हुआ, मैंने भी कहीं से सीखा है। तो अरुणा मामी, तो अरुणाचल प्रदेश अरु से, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मा से मी से मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं, भारत के 4 राज्य। अगला देखते हैं, ट्रांस वसा मुक्त भारत। ये एफएसएसआई ने अभी घोषणा की है कि 2022 तक जो ट्रांस फैट यूज होता है खाद्य पदार्थों में, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसे कम करके 2% तक कर दिया जाएगा। तो परसेंटेज ये याद रखना, लिमिट और 2022 टाइम दोनों, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। पहले सिर्फ इतना ही पूछ के छोड़ देते थे कि ट्रांस वसा मुक्त भारत किसकी पहल है, इससे आगे नहीं पूछते थे, लेकिन अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो 2022 तक इसकी समय सीमा है और अधिकतम जो लिमिट है 2022 तक होनी चाहिए वो 2% कम करके कर दी जाएगी। वर्तमान में ये सीमा 5% निर्धारित है। इसे 2021 में घटा करके 3% किया जाएगा और उसके बाद 2022 में 2% कर दिया जाएगा, यानी कि ये फेज मैनर में स्टेप बाय स्टेप कम की जाएगी। ट्रांस वसा का नुकसान क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है, एक जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको, उसकी मात्रा को घटा देती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को बढ़ा देती है। इससे जो धमनियों का जो अंदर का डायमीटर होता है वो कम हो जाता है और उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ ये मोटापा भी लाता है ट्रांस फैट, और बहुत सारे कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी कि कैंसर के लिए भी ये उत्तरदायी है, कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है। एफएसएसआई के बारे में जान लेते हैं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, एक अधिनियम बना करके, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत संचालित एक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका कार्य क्या है, ये जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं उनका उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात ये सुरक्षित तरीके से हो सके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ ये जो खाद्य पदार्थ की बिक्री होती है तो उनकी गुणवत्ता की जांच भी करता है। साथ ही ये मानक भी तय करता है कि किसी भी चीज़ का कंटामिनेशन उसमें किस लेवल तक हो तो वो खाने लायक है। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। तो चलिए मिलते हैं कल, आगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।